अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे यूरोपियों के आगमन के क्रम में अंतिम जो यूरोपियंस थे फ्रांसीसियों के बारे में। इस टाइम तक अंग्रेज और डच, डेनिश वगैरह अपनी कंपनियां भारत में स्थापित कर चुके थे। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ। इस टाइम पर फ्रांस के जो शासक थे वो थे लुई 14वां, ठीक है। और ये जो कंपनी थी ये फ्रांस के वित्त मंत्री कोलवर्ट की सलाह पर गठित की गई थी, ठीक। 1668 में भारत आते ही इन्होंने सूरत और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो आप यहीं से ये चीज़ देख सकते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांस में लड़ाई का कारण क्या रहा होगा। पिछली वीडियोस में हमने अंग्रेजों के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि सूरत में, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। सेम उन्हीं की जगह पे फ्रांसीसियों ने कंपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। कहाँ पे? 1668 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, फिर मछलीपट्टनम में लगाई थी। तो आपस में जब एक ही जगह पर इन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली तो इन लोगों की फिर लड़ाइयाँ धीरे धीरे चलती रहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, वो है कर्नाटक के 3 युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पहले हम देखेंगे। तो इसका बैकग्राउंड क्या था? दोनों कंपनियां यूरोप की थी, फ्रांस और ब्रिटेन की, ठीक है। तो यूरोप में क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके युद्ध चल रहा था। 1740 में ये युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। तो इसलिए क्या हुआ, कोई भी देश, जैसे कि कोई भी देश है, उन दोनों देशों के मध्य लड़ाई चल रही है, तो उनके जो अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं, जहां दूसरी जगह भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी मतभेद पैदा होगा। तो यही चीज यहाँ थी कि वहां युद्ध चल रहा है, वो एक अलग चीज है, तो फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य यहाँ भी हुआ, तो यहाँ भी युद्ध चालू हो गए। तो क्या था कि ब्रिटेन जो था, यानी कि जो अंग्रेजी कंपनियां जो भारत में थी, वो पूरा फोकस अपना उस टाइम पे 1740 से 48 के बीच में पूरा कहाँ लगाए हुए थे, ऑस्ट्रिया में, ताकि ऑस्ट्रिया का युद्ध जो चल रहा है वहां जीत लें। तो इसका फायदा फ्रांसीसियों ने उठाते हुए क्या किया कि मद्रास पे कब्जा कर लिया। उस टाइम पे मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन, जो अंग्रेज थे उस टाइम पे ऑस्ट्रिया में अपना ध्यान लगाए थे पूरा, तो इनने इसका फायदा उठाकर डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा कर लिया। और क्या था कि मद्रास पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन उस टाइम पे कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से ये वादा किया था कि वो मद्रास जो है वो जीत कर अनवरुद्दीन को दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि अनवरुद्दीन के जो पुत्र थे महफूज खां, उन्होंने फ्रांसीसियों पे आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो चला 1746 से 48 तक, ठीक है। तो इसका कारण, अगर मेन कारण क्या है, वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और सेकेंड जो कारण है वो क्या है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर कब्जा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जीते नहीं, अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक के नवाब, वो जीते नहीं। इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा बढ़ गई, ठीक है। और जब मुकाबला बराबर का होता है तो फिर संधि हो जाती, या तो अनवरुद्दीन मर जाते, हार जाते और उनकी मतलब हत्या कर दी जाती, तो फिर बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ जब मुकाबला बराबरी का होता है तो फिर संधि हो जाती है। तो ये जो संधि थी वो यूरोप में हुई थी, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसमें हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। वही संधि यहाँ पे लगा दी गई, एक्स-ला-शापेल की संधि। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई, तो किस संधि के साथ हुई, एक्स-ला-शापेल की संधि। एक्स-ला-शापेल की संधि जो हुई थी, उसके जो प्रावधान थे वो थे कि अमेरिका में लुइसबर्ग नामक जगह है एक, वो दे दी गई थी फ्रांसीसियों को अंग्रेजों द्वारा, और जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेज के मद्रास पर कब्जा किया था वो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को लौटा दिया था। यानी कि युद्ध में किसी को ना तो फायदा हुआ इससे, ना ही
नुकसान हुआ, क्योंकि जो एक दूसरे के क्षेत्र विजित किए थे इन लोगों ने, वो एक दूसरे को आपस में लौटा दिए। तो ये हो गया प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जिसकी समाप्ति किसके साथ हुई? एक्सला-शापेल की संधि के साथ। और ये लड़ा किन किन के मध्य गया था? ये अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य। ठीक है, अब हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक के युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो चला 1749 से 1754 तक। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रथम कर्नाटक के युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था? डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मात दे दी थी। तो क्या था, साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे थे जो गद्दी पर बैठना चाह रहे थे, यानी कि चंदा साहब जो थे वो गद्दी पर बैठना चाह रहे थे अनवरुद्दीन को हटाकर। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हाँ, डुप्ले ये कर सकता है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी डुप्ले ने अनवरुद्दीन को मात दी थी। तो डुप्ले ने चांदा साहब ने डुप्ले के साथ गठजोड़ बना लिया। और यहाँ हैदराबाद में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। निजाम जो थे हैदराबाद के, असफ जाह, उनकी मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में जो था संघर्ष चल रहा था आपस में। तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया और नासिर जंग का किसने साथ दिया? अंग्रेजों ने। इसी तरह से अनवरुद्दीन का साथ दिया था अंग्रेजों ने और चांदा साहब का दिया था फ्रांसीसियों ने। तो क्या हुआ कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उस टाइम, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर क्या किया कि अनवरुद्दीन पर, यानी कि कर्नाटक पर कब्जा, आक्रमण कर दिया। तो क्या हुआ? 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ। ये इम्पोर्टेंट है अंबूर का युद्ध, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ कि जब डुप्ले ने, इन सबकी सेना ने कर्नाटक पर युद्ध आक्रमण किया, तो क्या हुआ कि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई और चांदा साहब गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर अंग्रेज चूंकि नासिर जंग का साथ दे रहे थे, तो नासिर जंग के साथ इन्होंने क्या किया कि नासिर जंग के साथ मिलकर वापस कर्नाटक पर युद्ध आक्रमण किया। फिर इस तरीके से चलता रहा ये सब। ठीक है, तो इस टाइम पे फिर दोबारा क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। बट मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठने से पहले ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो फिर वहाँ के जो नवाब थे, फिर इनकी मृत्यु हो गई, फिर दूसरे सलावत जंग बने थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये युद्ध चलता रहा। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि आपस में युद्ध लगातार संघर्षरत थे। तो 1754 ईस्वी में डुप्ले चूंकि जब से आया था 1742 से 1754 तक लगातार संघर्षरत था, और फ्रांसीसियों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कंटिन्यू, मतलब खुद को युद्ध में व्यस्त रखें और व्यापार पर ध्यान न दें। तो क्या हुआ कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया 1754 ईस्वी में। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों को आपस में संधि करनी पड़ी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पांडुचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इस संधि के माध्यम से भी क्या हुआ, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस लौटा दिए गए और द्वितीय कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। तो द्वितीय कर्नाटक के युद्ध के बाद तृतीय कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया 1758 से 1764 तक। तो इसका कारण क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। फिर से वही कारण कि यूरोप में ये लोग लड़ रहे हैं तो फिर यहाँ भी मतभेद होंगे, यहाँ भी लड़ेंगे। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक, उसके बाद इसी जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध है, इसी का एक हिस्सा है वांडीवास का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है इतिहास में। 1760 में हुआ था ये वांडीवास का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य तो चूंकि चल ही रहा था ये। तो अंग्रेजों के साइड से कौन लड़ा? आयरकूट। मतलब अंग्रेजों का सेनापति कौन था? सेना का जो कमान संभाले हुए था उस युद्ध में, वो कौन था? आयरकूट। पूछा जाता है प्रश्न के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। तो क्या हुआ कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा फ्रांसीसियों की हार हो गई। इस युद्ध से
फ्रांसीसियों को लगभग समाप्त माना जाता है, क्योंकि क्या हुआ कि फिर इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हो गई, और इसकी संधि हुई जब, तो इसमें प्रावधान किए गए कि फ्रांसीसियों को यहाँ पे सिर्फ व्यापार का अधिकार बाकी रह गया था, बाकी इन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं था। अब चूंकि सेना रखने का अधिकार ही नहीं है, तो प्रचार कहाँ तक करेंगे, कर पाएंगे ये लोग, नहीं कर पाएंगे। तो पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोप में तो जो युद्ध था वो भी हो गया पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त, और तृतीय कर्नाटक युद्ध भी पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हो गया। और यहाँ पे फ्रांसीसियों के लिए शर्त रखी गई कि ये भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे, अपनी सेना नहीं रखेंगे, ना ही अपना विस्तार करेंगे। तो इस तरीके से वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी भारत में सीमित हो जाते हैं और पुनः अंग्रेजों को अपने विस्तार के लिए मौका मिल जाता है। थैंक यू।